नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, यानी कश्मीर का भविष्य क्या है। क्या कश्मीर में किसी बड़े बदलाव की आहट सुनाई पड़ रही है, या कश्मीर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और क्या वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नई करने की सोच रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है, इन सब मसलों पर करेंगे बातचीत। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है, एक मुहिम है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की, और इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और सत्य हिंदी सदस्यता अभियान का से अगर जुड़ेंगे, हमें आर्थिक मदद करेंगे, हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, हमें आर्थिक तौर पर सहायता करेंगे, तो न केवल ये मेरी सहायता होगी, न केवल सत्यहिंदी.com की सहायता होगी, बल्कि इस देश के अंदर पत्रकारिता को स्थापित करने की जो मुहिम है उसमें आपका बड़ा योगदान होगा। ऐसे वक्त में जबकि सच कहना बहुत मुश्किल हो रहा है, और सच बात कह के वाकई में पत्रकारिता करना तो और भी मुश्किल होता जा रहा है। तो उम्मीद है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें आर्थिक अनुदान देंगे, हमें आर्थिक मदद करेंगे। और अब आज के विषय पर बातचीत करते हैं। जम्मू कश्मीर, एक साल के बाद धारा 370 में बदलाव, उसके बाद 35A में खत्म करने का काम किया गया, बड़े बड़े वायदे किए गए। आखिर कश्मीर में पिछले एक साल के अंदर हुआ क्या, और क्यों आज हम कश्मीर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों 4 बड़े डेवलपमेंट कश्मीर को लेकर हुए। पहला डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मुर्मू, उनको हटाकर मनोज सिन्हा, जो कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के मोदी सरकार ने भेजा है। दूसरा डेवलपमेंट यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1-1.5 महीनों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, उनके नेताओं और उनके पदाधिकारियों की हत्याएं की जा रही हैं, ऐसा आतंकवादी संगठन कर रहे हैं। तीसरा, जम्मू कश्मीर में एक जमाने में यह माना जा रहा था कि शाह फैसल, जो IAS ऑफिसर थे 2009 में, जिन्होंने IAS टॉप किया था, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर जम्मू कश्मीर में नई राजनीति की शुरुआत की थी। उन्होंने अब राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। क्यों, किस लिए, ये बड़ा सवाल है। और अंत में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में 1 साल के बाद 4G को बहाल करने की शुरुआत करने वाले हैं। ये 4 डेवलपमेंट हैं जो इस ओर इशारा तो करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 सालों में कुछ बदला हो या ना बदला हो, लेकिन चीज़ें बदलाव की दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इस बारे में कि आखिर क्यों बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले एक बात बता दूं कि मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर भेजना एक बड़ा फैसला है। इसके काफ़ी नेतार्थ इसमें छिपे हुए हैं। इसको डिकोड करने की ज़रूरत है कि क्यों एक ब्यूरोक्रेट की जगह एक पॉलिटिशियन को जम्मू कश्मीर में सर्वे सर्वा बनाकर भेजा गया। इस बारे में आपको विस्तार से बातचीत करेंगे, इसके मतलब भी समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि क्यों जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल पिछले 1 महीने में कम से कम 6 बीजेपी के नेता हैं जिनको गोलियों से भूना गया है, और ऐसा आतंकवादी संगठनों ने किया है। हाल का जो वाकया है, ये हाल का वाकया दरअसल वहाँ पर अब्दुल हमीद नज़र, इनको गोली मारी गई। भूपिंदर सिंह है, उनको गोली मारी गई। जो पंच के पद पर थे उनको गोली मारी गई। जो सरपंच के पद पर थे उनको भी गोली मारी गई। और पंच और सरपंच को 4 अगस्त और 6 अगस्त यानी 2 दिनों के अंतराल पर मारा गया। इसके अलावा बांदीपुर के जिला प्रेसिडेंट थे वसीम बारी, उनको और उनके 2 और साथियों को, जो एक तरीके से उनके रिश्तेदार थे, उनको भी एक साथ गोलियों से भून दिया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी निशाना क्यों बना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर देना पड़ेगा। दरअसल कश्मीर घाटी में बीजेपी का कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी अस्तित्व नहीं था। वो जम्मू के इलाके में बहुत पावरफुल थे, जम्मू में उनकी राजनीति भी चलती थी और वहाँ पे वो काफ़ी एक्टिव भी हुआ करते थे, लेकिन घाटी में कभी भी उनकी स्थिति नहीं थी। लेकिन पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को जम्मू में काफ़ी सीटें मिली, और घाटी के अंदर PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो मुफ्ती मोहम्मद
सईद की पार्टी जिनकी मृत्यु हो गई है, महबूबा मुफ्ती जो बाद में मुख्यमंत्री बनी, इन दोनों को इतनी सीटें मिली कि दोनों पार्टियों ने पहली बार साथ आने का फैसला किया। ध्यान दीजिएगा, पीडीपी वो पार्टी है जिसके बारे में बीजेपी कहती थी कि ये अलगाववादियों के साथ मिले हुए हैं, आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की राजनीति करते हैं। तो जब अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली बीजेपी के साथ पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई, तभी पहला ऐसा मौका था जब बीजेपी को घाटी के अंदर अपनी मौजूदगी स्पष्ट कराने का मौका मिला। और लोग ये कहते हैं कि इस दौरान घाटी के अंदर बीजेपी ने कई क्षेत्रों के अंदर, सरकार के अंदर, सरकार के बाहर, समाज के स्तर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। ये बीजेपी के लिए काफ़ी फायदे का सौदा था और बीजेपी इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई। लेकिन उसके बाद पीडीपी और बीजेपी के बीच में रिश्ते ख़त्म हो गए। 2018 में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद आपको मालूम है कि 5 अगस्त को 2019 को वहाँ धारा 370 में बदलाव किया गया और 35 से ख़त्म कर दिया गया। और पंचायत चुनाव की घोषणा एक तरीके से बाद में हुई। जो पीडीपी के बड़े नेता थे वो सारे जेल के अंदर थे या नज़रबंद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी के ज़्यादातर नेता या कार्यकर्ता वो जेल के अंदर थे, नज़रबंद थे। कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर बड़े नेता या वो नज़रबंद थे, जेल के अंदर थे। जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो ज़मीन पर ऑपरेट कर रहे थे वो थे बीजेपी के लोग। तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ राजनीतिक गतिविधियाँ बीजेपी के लोग शुरू कर रहे थे और बीजेपी अपनी पकड़ लगातार मजबूत करती जा रही थी। ऐसे में आतंकवादियों ने भी तय किया है कि बीजेपी अगर घाटी में मजबूत होती है तो उससे आतंकवाद भी कमज़ोर होगा और उसके साथ साथ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज वो भी कमज़ोर होंगी। तो अब उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का एक संदेश दे दिया स्पष्ट तौर पर कि आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और कृपया करके अगर आप बीजेपी की राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए खतरा बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, पदाधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है, स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि अब आप यहाँ से जो है बीजेपी की राजनीति करना बंद करिए, अन्यथा आप नहीं। और उसका असर ये हुआ कि काफ़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। तो ये एक आतंकवाद का एक दूसरा बदलाव इस वक्त जम्मू घाटी के अंदर दिखाई पड़ रहा है। जो दूसरा फैसला था कि शाह फैसल, जब धारा 370 का फैसला हुआ था तो शाह फैसल जो एक सेलिब्रेटेड आईएएस ऑफिसर थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार किसी आदमी ने आईएएस को टॉप किया था, 2009 में उन्होंने किया था, तो उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति करने की सोची और एक राजनीतिक दल वहाँ पे बनाया। लेकिन जैसे ही धारा 370 वहाँ पे लगी, उसके कुछ दिनों के बाद जब वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनको न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि उनको नज़रबंद करके रखा गया। और अब अचानक उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो राजनीति छोड़ देंगे और वापस जो है वो सरकारी नौकरी में वापस आएंगे। शाह फैसल के राजनीतिक दल शुरू करने के समय ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक नए सिरे की राजनीति करेंगे। वो राजनीति होगी जो अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं की, जो पीडीपी ने नहीं की, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, जो तमाम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाई, यानी एक नई शुरुआत होगी। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शाह फैसल जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर, केंद्र सरकार के कठपुतली के तौर पर वो वहाँ पे काम करेंगे। और ऐसा लगता है जैसे कि शाह फैसल जो है राजनीति की जो क्रूरता होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपना इस्तीफा देते समय ये कहा है कि दरअसल राजनीति में आने के बाद से उनको एक एंटी नेशनल के तौर पर जिस तरीके से उनकी इमेज बना दी गई है उससे वो बहुत तकलीफ में है, परेशान है। ये एक दूसरा पहलू। सवाल इस बात का है कि जो एक नई शुरुआत हो सकती थी राजनीति की, एक ईमानदार शुरुआत हो सकती थी, वो शुरुआत होने के पहले ही उसकी भ्रूण हत्या हो गई। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के मद्देनजर। तीसरा, आपको मालूम है पिछले 1 साल से वहाँ 4G बंद है। 4G बंद होने का मतलब आज के समय में सारी गतिविधियाँ बंद, समाज एक तरीके से बंद। हम और आप आजकल बिना इंटरनेट के जो है वो ज़िंदगी के बारे में ख्वाब भी नहीं दे सकते हैं। चाहे सोशल मीडिया पे हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, या आप इंटरनेट देखना हो, आपको बिजली का बिल जमा करना हो, आपको पानी का बिल जमा करना हो, आपको कोई चीज़ मंगानी हो, अपने घर पे डिलीवरी करानी हो, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए आपको 4G। अगर आपके पास 4G नहीं है तो आपकी गतिविधियाँ पूरी तरीके से ठप। जनवरी के महीने में ज़रूर वहाँ पे 2G
शुरू हुआ था इंटरनेट, लेकिन 2G बहुत धीमी प्रक्रिया है, उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जाके केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जम्मू और कश्मीर के 2 जिलों के अंदर वो 4G शुरू करेंगे। 2 महीने इसकी स्टडी करेंगे और उसके बाद सारे राज्यों के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट की थी कि बॉर्डर एरिया में जो है 4G नहीं शुरू करेंगे। ये तीसरा एक मेजर डेवलपमेंट। अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत जरूर होगी। कम से कम वहाँ का जो समाज है वो एक सामान्य प्रक्रिया में सांस लेना शुरू करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, जिसका मैंने शुरू में उदाहरण दिया था, वो है मनोज सिन्हा का वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर जाना। मनोज सिन्हा, सबसे पहले उनका मैं परिचय आपको दे देता हूँ। मनोज सिन्हा को मैं आज से नहीं बल्कि 30 साल से मैं उनको जानता हूँ। उस वक्त से जानता हूँ जब मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम किया करता था और वो बीजेपी के एक कार्यकर्ता के तौर पर हमारी उनकी कभी कभी मुलाकात हुआ करती थी। बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, नरेंद्र मोदी के ज़माने में वो केंद्र में मंत्री भी बने। और जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिली, तब लोगों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं और नरेंद्र मोदी की पसंद भी है। लेकिन ये भी कहा गया कि उनको दरअसल साउंड आउट कर दिया गया था कि आप तैयारी करिए, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आखिरी समय में योगी आदित्यनाथ पर आरएसएस ने दांव खेला और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर वो लोकसभा का चुनाव भी हार गए, जबकि वहाँ पे बीजेपी ने 60-80 में से काफ़ी सीटें वहाँ जीती, 65 के आसपास सीटें जीती थी। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं मनोज सिन्हा विल्डरनेस में थे। तो मनोज सिन्हा को अचानक उत्तर प्रदेश से उठाकर, एक बियाबान जंगल से उठाकर जम्मू कश्मीर जैसे चुनौतीपूर्ण इलाके का, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़र है, पूरी दुनिया की नज़र है, यूनाइटेड नेशंस की नज़र है, भारत पाकिस्तान की जो झगड़े की बहुत बड़ी जड़ है, अब चाइना भी इस मामले में घुसना चाहता है, वहाँ पर मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना एक इशारा है कि दरअसल जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा के बहाने एक नई शुरुआत केंद्र सरकार वहाँ करना चाहता है। मनोज सिन्हा की 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहली बात, मनोज सिन्हा एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। दूसरा, इंजीनियर है। दूसरा, वो पॉलिटिकल आदमी है। तीसरा, आमतौर पर जो बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की छवि होती है वो कट्टरवादी, हिंदुत्ववादी उनकी छवि नहीं है। उन्होंने कभी भड़काऊ बयान नहीं दिया है। वो एक मॉडरेट बीजेपी के फेस माने जाते हैं और लो प्रोफाइल होकर काम करते हैं, और जो काम उनको दिया जाता है उस काम को वो पूरा करने में उनका विश्वास है। जब केंद्र में भी मंत्री थे तब भी बहुत ही लो प्रोफाइल होकर उन्होंने काम किया। यानी उन पर अगर दांव मोदी सरकार ने लगाया है तो सोच के लगाया है कि वो वहाँ गंभीरता दिखाएंगे चीज़ों के अंतर्गत, वहाँ पे वो ईमानदारी से नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, और तीसरा, वो किसी बैगेज के साथ वह नहीं होंगे। लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में 2 है। एक, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगता है कि धारा 370 तो बीजेपी सत्ता में आने के बाद हटा सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जो सबसे बड़ा धक्का लगा है, जिसकी तरफ उमर अब्दुल्ला ने इशारा किया था, वो ये कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था उसको हटा के उन्होंने यूनियन टेरिटरी का दर्जा कर दिया। और उमर अब्दुल्ला ने इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस को बोला है कि ये सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है आज की तारीख में जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ जब किसी प्रदेश का दर्जा घटा के यूनियन टेरिटरी किया गया। तो इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बेचैनी है, वहाँ पे काफ़ी अनिश्चितता है, लोगों के अंदर निराशा है और लोग अपमान का घूंट पी के रह रहे हैं। ये पहली चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है मनोज सिन्हा की, कि लोगों के अंदर जो अविश्वास का माहौल है केंद्र सरकार को लेके, उस अविश्वास को ख़त्म किया जाए और ये विश्वास जताया जाए कि दरअसल वो एक अच्छी, सच्ची और पॉजिटिव शुरुआत करना चाहते हैं। क्या वो कर पाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। इस ओर जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने भी इस ओर इशारा किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर अपने लोवेस्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट पे है। यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस वक्त वहाँ के लोगों का मनोबल बहुत टूटा हुआ है और अपने निचले स्तर पर। इसको उठाना मनोज सिन्हा की सबसे बड़ी चुनौती होगी। उनका कहना है कि इस वक्त जो वहाँ के लोग हैं वो, उनमें एंग्जाइटी है, यानी बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा फियर है, डर है, कंसर्न है यानी चिंता है, और अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता है। उनका कहना है हसीब द्राबू का कि एंग्जाइटी, फियर, कंसर्न और अनसर्टेनिटी
ये इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में छाया हुआ है। इसको एड्रेस करना सबसे बड़ी चुनौती। दूसरा सबसे बड़ी जो चुनौती होगी मनोज सिन्हा के सामने, वो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पिछले एक साल में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को नए सिरे से स्टैब्लिश करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस सारे नेता जेल के अंदर, पीडीपी सारे नेता जेल के अंदर हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को हाल में छोड़ा गया है। सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के नेता, वो उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक में एक तरीके से वकीलों ने झूठ बोलने का काम किया कि वो तो फ्री हैं। महबूबा मुफ्ती दोबारा उनके ऊपर उनको 3 महीने के लिए पीएसए कर दिया गया है। तो अगर वहाँ पे कोई राजनीतिक गतिविधि अगर मनोज सिन्हा को शुरू करनी है तो सबसे पहले मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को रिवाइव करना पड़ेगा। अगर वहाँ राजनीतिक शून्यता बनी रहती है तो उसका अर्थ ये है कि आखिर राजनीतिक गतिविधि शुरू कब, और बिना राजनीतिक गतिविधि शुरू किए हुए आप जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा चुनाव नहीं करा सकते हैं। और अगर चुनाव नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत के ऊपर जबरदस्त तरीके से पड़ेगा कि वहाँ पे डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। तो दूसरा उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है। अब ऐसे में मनोज सिन्हा इस काम को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपने आप में एक चुनौती है। तीसरा, जो लोग जब धारा 370 में बदलाव किया जा रहा तब ये कहा जाए कि वहाँ आतंकवाद खत्म किया जाएगा, वहाँ पे जो नौकरियों की बहुत इंतज़ाम किए जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि वहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसका 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कई लाख लोग, 5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उद्योग धंधा पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। जो पर्यटन उद्योग है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। दूसरे उद्योगों में कहीं कोई जान नहीं है। तो ऐसे में क्या वो कामयाब होंगे नहीं कामयाब होंगे, कहना बहुत मुश्किल काम। लेकिन अगर राजनीतिक सारे दलों को छूट मिल जाती है, 4G पूरी तरीके से वहाँ पे चालू हो जाती है, तब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर का समाज कैसे रिएक्ट करता है, खासतौर पर वैली के अंदर, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर कैसे रिएक्ट करता है। अभी से सूचना ये मिल रही कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी हैं और लोकल रिक्रूट्स काफ़ी वहाँ अब पाकिस्तान को मिल रहा है। और पाकिस्तान जो है वो इस फिराक में है कि कैसे लोगों को गुमराह करके एक बार फिर से जो है वो जम्मू कश्मीर में शोलों को भड़काया जाए। तो चुनौती बड़ी है, लेकिन देखना होगा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।